हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का नया टॉपिक एक्सक्रीशन। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस का ये फाइनल टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक के बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो खैर खुशी की बात है, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इससे पहले आपने न्यूट्रिशन डिटेल में, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन बहुत डिटेल में पढ़ाया है। रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन तो और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है। और अब फाइनली हम आ गए हैं लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन पे। तो देखते हैं एक्सक्रीशन क्या है। तो देखो, इंट्रोडक्शन को सुनो आप लोग। एक्सक्रीशन जो है, इट्स अ प्रोसेस बाय विच द वेस्ट मटेरियल्स विच आर फॉर्म्ड इन आवर बॉडी आर एक्सक्रीटेड आउट। बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल फॉर्म होता है वो निकाल देते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि वेस्ट मटेरियल्स जो है ना, ये हर जगह बनता है। हम जैसे किचन में ही काम कर रहे हैं तो किचन में कितना वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, नहीं निकलता है। अच्छा चलो, आप अपना एग्जाम्पल ले लो। जब आप होमवर्क करने बैठते हो तो भी कुछ ना कुछ वेस्ट निकल ही जाता है, और कुछ नहीं तो इरेज किए हुए इरेजर के वो जो निकलते हैं गंदे से, आई डोंट लाइक देम, दैट्स व्हाई आई रियलाइज कि हाँ वो भी है, तो वो भी निकलते हैं। पेंसिल शार्प करते हैं तो पेंसिल के शार्प के वो जो छिलके होते हैं वो निकलते हैं। आपके इंक हो गए, हाथ में गंदगी, पेपर गिर गए, होते ही है ना। तो कुल मिला के जब हम कोई काम करते हैं तो ही वेस्ट जनरेट होता है। तो बॉडी में तो इतने डायनामिक फंक्शंस चलते रहते हैं, हर सेल कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहा है, कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, तो खूब वेस्ट जनरेट होते हैं। तो उसको वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी तो बॉडी में होना चाहिए ना। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट अपना वेस्ट कैसे मैनेज करते हैं और ह्यूमंस अपना वेस्ट कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है, अच्छा, जब एक्सक्रीशन की बात आती है तो हमेशा हम क्या पढ़ते हैं? हम हमेशा पढ़ते हैं किडनीज या यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि किडनीज आर द वन विच फिल्टर ब्लड। बट ब्लड फिल्ट्रेशन अकेला किडनी नहीं करता है। ब्लड फिल्ट्रेशन हम जानते हैं लंग्स भी करता है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स लंग्स भी है, और लंग्स ब्लड फिल्टर करके CO2 को बाहर निकाल देता है ना। थोड़ा सा एक्सक्रीटरी फंक्शन स्किन भी करता है, जिससे कि वो जो स्वेट निकलता है तो उसमें वो जो भी अमीनो एसिड्स हैं या कुछ आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सब उसमें वाटर के साथ वो निकाल देता है। तो lungs also perform the excretory function by taking only the CO2 of the blood, है ना। रेस्ट जितनी नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो किडनीज देखते हैं। और स्किन भी करता है, स्किन भी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रिमूविंग अनवांटेड जो भी आयंस होते हैं उनको पानी के साथ में वो निकाल देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्वेट। ठीक है, तो ये भी कुछ अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। बट मेन एक्सक्रीशन जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं किडनीज के बारे में। ठीक है, ये क्या करते हैं? फिल्टर्स द नाइट्रोजीनस वेस्ट्स। ठीक है, ये नाइट्रोजीनस वेस्ट को फिल्टर करते हैं। तो बाकी के वेस्ट इन्होंने कर लिए, और ब्लड का रिमेनिंग नाइट्रोजन वाला जो वेस्ट है वो किडनीज देख लेते हैं। अच्छा, अब नाइट्रोजन के 3 तरह के वेस्ट होते हैं। एक तो होता है यूरिया, एक होता है यूरिक एसिड, और एक होता है अमोनिया। तो जो लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको कहा जाता है यूरियोटेलिक, यानी जिनका मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया होता है वो यूरियोटेलिक होते हैं। और इनका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमंस। जिनका मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिक एसिड होता है वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं यूरिकोटेलिक, और इसके एग्जाम्पल हो गया बर्ड्स। ठीक है, और अमोनिया जो होते हैं उनको वो कहलाते हैं अमोनोटेलिक, और इसका एग्जाम्पल हो गया एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिशेस। क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, तो लैंड एनिमल तो वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मोस्टली अमोनोटेलिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों किडनीज फिल्टर नाइट्रोजिनस वेस्ट। मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट जिस ऑर्गेनिज्म में जो भी होता है उसको हम उस हिसाब से नाम दे दिया गया है। फाइन, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो
ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें मेन ऑर्गन्स हैं किडनीज। किडनीज से निकलता है ये यूरेटर, ये जो निकल रहा है दोनों तरफ, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा, और यहाँ से फिर पास आउट हो जाता है यूरिन। तो किडनीज ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो फिल्ट्रेट एक्सट्रैक्ट हुआ है वो इस यूरेटर के थ्रू बाहर आ रहा है और बाहर आ गया। अब इसमें देखो रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये आ ही इसीलिए रहे क्योंकि इसका काम है मेन ब्लड को फिल्टर करना। तो ब्लड तभी तो फिल्टर होंगे ना जब यहाँ पे ब्लड आएगा, तो इसीलिए रीनल आर्टरी और रीनल वेन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये है, तो दिस इज़ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। अब इसका थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन वाला जो एस्पेक्ट है वो कैसे डील होता है। तो ये डायग्राम से तो समझ ही गए आप, ये लेफ्ट किडनी, लेफ्ट राइट यूरेटर एंड ऑल दैट। तो बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स हैं वो है पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। अब आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर फिल्ट्रेशन, दैट इज आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। अब कैसे फिल्टर, मतलब किडनी कैसे हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर कर पाता है, ये आपको मैं बताती हूँ। देखो इसके यूरिन फॉर्मेशन, जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है, इसके 3 मेजर स्टेप्स हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, reabsorption, and tubular secretion। तो बच्चों अब होता क्या है, होता ये है कि ये नेफ्रॉन है, ठीक है, ये बोमेन्स कैप्सूल है। दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी, ओके। तो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं ये मैल्फिजियन बॉडी कहलाती है। मैल्फिजियन बॉडी में क्या क्या होता है, मैल्फिजियन बॉडी में होता है बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये जो कप शेपेड स्ट्रक्चर है ये बोमेन्स कैप्सूल है, और इसमें ये देखो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी आ रही है ना, तो ये ग्लोमेरुलस है। इट्स टफ्ट कैपिलरी। ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरीज का गुच्छा है, टफ्ट है, जो यहाँ बोमेन्स कैप्सूल में आता है, ठीक है। अब ये वो जगह है जहाँ पर होता है हाई लेवल फिल्ट्रेशन। ऐसे पोडोसाइट्स करके ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छन्नी जैसे, इतने माइन्यूट छलनी होती है ना, इतनी माइन्यूट की, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हाई लेवल फिल्ट्रेशन होता है। और उस हाई लेवल फिल्ट्रेशन के बाद में जो फिल्ट्रेट निकलता है, देखो आगे अगर बढ़ गया, नेफ्रॉन में ही ये रह गया ये सारी चीज़ें और यहाँ से आगे बढ़ता गया, तो ये यूरिन बन के बाहर आने वाला है, ठीक है। तो होता क्या है कि इतना हाई लेवल फिल्ट्रेशन होता है, आप सोचो कि सब कुछ ही ब्लड का निकल जाता है, इस लेवल का क्लीन कर देता है, और वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप सोचो दिन का 180 लीटर ये लोग फिल्ट्रेट निकालते हैं। अब हम क्या यूरिन उतना पास करते हैं? यूरिन कितना पास करते हैं? यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कितना निकलता है? 1.5 to 2 लीटर। अब आप खुद सोचो
कहाँ 180 लीटर दिन का ये फिल्टर करता है, लेकिन क्या 180 लीटर यूरिन पास होता है? नहीं होता है। कितना पास होता है? सिर्फ 1.5 से 2 लीटर पास होता है। तो इससे क्लियर समझ में आ रहा है ना कि 99% ऑफ द फिल्ट्रेट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है, तो ये जो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ किडनीज है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये हेनलीज लूप है, ये वो लोकेशन है जहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ हुआ? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन द बोमेन्स कैप्सूल, और वहाँ पर ब्लड कौन लेके आया? तो रीनल आर्टरी जो ग्लोमेरुलस में डिवाइड हो गया है। तो बोमेन्स कैप्सूल में रीअब्सॉर्प्शन कहाँ हुआ? ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ किडनीज। ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ किडनीज का मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ क्या क्या है। ट्यूब्यूलर पार्ट में आ जाता है पहला तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर इसका दूसरा पार्ट है डिस्टल, वही कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ना, और बीच का जो यू शेपेड है वो है हेनलीज लूप, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाला जो है ये है PCT, और ये वाला जो पार्ट है पिंक वाला, दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो यू शेपेड है ये वाला, दिस इज हेनलीज लूप। ठीक है, तो ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पर हाई लेवल रीअब्जॉर्प्शन होता है। सोचो 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बोमेन्स ने तो दे दिया, बट इतना अफोर्ड हम कर नहीं सकते हैं, तो ये इन 3 जगहों पे पूरा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में फिर कलेक्टिंग डक्ट होता है, वो भी फिर फिल्ट्रेट का एक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना होता है। अपना एम ये होता है नेफ्रॉन्स का कि ह्यूमंस भी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए कितने आयंस अंदर चाहिए, कितने बाहर चाहिए, तो वो जो बैलेंस है ना वो उसी को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं बच्चों। तो जो आयनिक बैलेंस है ना वो भी इस दौरान मेंटेन होता है, और उस आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसको कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या होता है कि मान लो यहाँ पे ट्यूब्यूलर पार्ट ने सब चीज़ें रीअब्जॉर्ब करी, तो फिल्ट्रेट से सब चीज़ें रीअब्जॉर्ब करने पे आयनिक बैलेंस बिगड़ जाता है, तो फिर उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कुछ आयंस जो हैं वो सिक्रीट करी जाती हैं इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, ताकि वो आयनिक बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो जब वो काम किया जाता है तो उसको कहा जाता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिक्रीशन से बच्चे समझते हैं कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, इस जगह रीअब्जॉर्प्शन, फिर यहाँ से करके इसमें डाल दिया, उसको सिक्रीशन बोलते हैं। नहीं, सिक्रीशन इज जब वो रीअब्जॉर्प्शन चल रहा होता है तो आयनिक बैलेंस ऑब्वियसली डिस्टर्ब होता है, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ आयंस ट्यूब्यूल्स में इनमें सिक्रीट करके उनके कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज किया जाता है। जब ये करते हैं तो उसको ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वो करते हैं। वो कहते हैं ना चाय में ज़्यादा चीनी हो गई तो दूध एक्स्ट्रा डाल दी तो उसका बैलेंस कर दिया, कुछ ऐसा चल रहा है। बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो ट्यूब्यूलर पार्ट में भी तो फिर मिसमैच हो गया ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा सिक्रीट करके थोड़ा सा शांत करा, ऐसा। तो इस तरीके से अब ये सब करने के बाद फाइनली अब जो वेस्ट मतलब रीअब्जॉर्प्शन भी 99% हो गया, यहाँ पर भी वही वाटर का कलेक्टिंग डक्ट में मेनली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है, वाटर आप ज़्यादा लूज नहीं कर सकते हो, तो कलेक्टिंग डक्ट में फिर वाटर रीअब्जॉर्प्शन वगैरह करके और फाइनली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन यहाँ से नेफ्रॉन्स जो है वो किडनीज़ को दे देता है आगे, फिर वो यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब से आगे रिलीज़ हो जाता है। तो ये काम करता है हमारा किडनी। ठीक है, और इस तरीके से फाइनली जो वेस्ट है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो जैसे मैंने कहा नाइट्रोजिनस वेस्ट सारे इस तरीके से मैनेज होते हैं। तो रिमेंबर द 3 steps ऑफ यूरिन फॉर्मेशन: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डन बाय हियर, and reabsorption done by the tubular part,
और ये जो ब्लड है रीअब्जॉर्प्शन, ये जो ब्लड वेसल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो वो जो रीअब्जॉर्प्शन बोल रहा है, तो मैंने कहा ना किडनीज के पार्ट में अगर रीअब्जॉर्प्शन, किडनी वाले ट्यूब्यूल में रह गए रीअब्जॉर्प्शन, तो फिर किडनी वाले ट्यूब्यूल में रह गया तो वो बाहर जाएगा यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर से, तो उसको रीअब्जॉर्ब करना है, बॉडी में वापस लेना है, तो वापस कहाँ लोगे, कौन सी जगह, तो ब्लड वेसल्स। इसीलिए ब्लड वेसल इसके आसपास घूमे हुए हैं, देख रहे हो, ताकि जो जो चीज़ें इसके ट्यूब्यूल्स में आ चुके हैं फिल्ट्रेट, वो इसको वापस एब्जॉर्ब कर ले, इसीलिए ब्लड वेसल इसके आसपास घूम रहे हैं। और किडनीज का यही नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन किडनीज, जो कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन का काम करके यूरिन फॉर्मेशन में अपना मेन रोल प्ले करते हैं। ओके, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। फाइन बच्चों, तो ये तो हो गया हाउ द यूरिनरी सिस्टम वर्क्स और कैसे नेफ्रॉन्स फिल्टर करते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट तो हो गया। अब आपको मैं कुछ अलग से समझाती हूँ कि कभी कभार जब रीनल फेलियर हो जाता है, तो आपने देखा होगा देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनीज। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनीज बोला जाता है। आर्टिफिशियल किडनीज यानी कि सीधी सी बात हम बताएं तो हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस में क्या होता है बच्चों कि एक्चुअली देखो किसी का, अब मैंने क्या बोला आपको कि नेफ्रॉन्स में जो ब्लड वेसल्स हैं उसके आसपास लिपटे हुए होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ये जो किडनी वाले ट्यूब्यूल्स हैं इसमें फ़िलहाल फिल्ट्रेट्स की कॉन्सेंट्रेशन वहाँ ज़्यादा है और ब्लड वेसल में फ़िलहाल कम है, तो इसीलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन आराम से किडनी के ट्यूब्यूल से ब्लड वेसल में चीज़ें वापस मूव हो जाती हैं और रीअब्जॉर्ब हो गया। लेकिन कभी कभार ये तो नेचुरली हो रहा है, लेकिन अगर किसी का रीनल फेलियर हो गया है और वो उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो जाता है कि आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस का सहारा लिया जाता है, और डायलिसिस में भी वही प्रोसेस अपनाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट से ब्लड लिया, पेशेंट का ब्लड निकाला, ठीक है, और उसको डायलाइसिंग मशीन में डाला। डायलाइसिंग मशीन में बेसिकली क्या होता है, डायलाइसिंग मशीन में क्या होता है, डायलाइसिंग फ्लूइड होता है। ठीक है, डायलाइसिंग फ्लूइड में एक्चुअली कलरलेस वो होते हैं, फ्लूइड होते हैं, जो प्लाज्मा जो होता है ना, ब्लड का जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का जो कंपोनेंट होता है ब्लड प्लाज्मा का, वो होता है इस डायलाइसिंग फ्लूइड में। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे काम होता है यहाँ पे। तो क्या करते हैं कि मशीन में जब ये ब्लड जाता है तो वो ब्लड और ये डायलाइसिंग फ्लूइड दोनों एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलोफिन मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होते हैं। तो सिंस ऊपर ऊपर जैसे ब्लड, इसमें मान लो जैसे ब्लड रन होता है, और नीचे मान लो ये डायलाइसिंग फ्लूइड हो गया, और ये येलो वाला जो है ये हमारा यहाँ पर मान लो ये वो ब्लड हो गया। तो इसमें से ब्लड निकल रहा है और इसमें से डायलाइसिंग फ्लूइड जाता है ना। तो यही 4 घंटे लगते हैं, इसी तरीके से रन होता है। ब्लड के अंदर में गंदगी ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द अनवांटेड थिंग्स आर मोर इन ब्लड। तो ये जैसे जैसे यहाँ से जाता है, डायलाइसिंग फ्लूइड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है, तो होता क्या है कि जो भी गंदगी इन हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो डायलाइसिंग फ्लूइड में लो कॉन्सेंट्रेशन में अपने आप मूव कर जाता है। अंडरस्टूड। तो 4 घंटे लगते हैं, पूरा ब्लड यूँ घूमता है डायलाइसिंग मशीन में विथ दिस अरेंजमेंट ओनली। मशीन के अंदर यही अरेंजमेंट होता है, बस सारा जो ब्लड है उसका गंदगी डायलाइसिंग फ्लूइड कलेक्ट कर लेता है। फिर फाइनली डायलाइसिंग फ्लूइड जो है वो निकाल लिया जाता है और क्लीन ब्लड वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। और इस तरीके से किसी का भी अगर किडनी प्रॉब्लम है तो इस तरीके से डायलिसिस करके उस को ठीक किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ हाउ हीमोडायलिसिस वर्क्स। आपकी बुक में भी दे रखा है आर्टिफिशियल किडनी, तो
आजकल फ़िलहाल यही चल रहा है। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपके। और अब देखते हैं थोड़ा सा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में देखो ज़्यादा कुछ है नहीं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इन द सेंस, प्लांट की क्या एक्सक्रीटरी मटेरियल होती है? प्लांट एक्सक्रीट्स CO2, ऑक्सीजन और वाटर वेपर। ये तो इसकी मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल है। CO2 रिलीज़ करता है रेस्पिरेशन के बाद में, है ना। ऑक्सीजन रिलीज़ करता है मैं क्या बोल रही हूँ, CO2 रिलीज, हाँ, रेस्पिरेशन से CO2, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आफ्टर फोटोसिंथेसिस एंड वाटर वेपर इज रिलीज्ड वाया ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो CO2 ये हमने देख ही लिया। और इनके पास में देखो, प्लांट के पास में कोई स्पेशल ऑर्गन्स तो होते नहीं हैं जो इनको एक्सक्रीशन करवाए। तो ये इन्हीं तरीक़ों से कर रहे हैं, जैसे कि स्टोमेटा के थ्रू CO2 O2 निकाल दिया और वहीं से वाटर वेपर जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो निकाल दिया। अब बचते हैं कुछ और एक्सक्रीटरी चीज़ें, जैसे कि रेजिन्स हैं, गम्स हैं, ये सब इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट ही है। तो ये सब ये लोग पेड़ के बाहर निकाल देते हैं, है ना। और उसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल जो उनके काम के नहीं है, हालांकि वो वेस्ट हमारे बहुत काम के होते हैं बट उनके लिए कोई काम के नहीं होते, तो वो उन चीज़ों को फ्रूट्स में, गिरते हुए लीव्स में, बार्क ऑफ द ट्री, इन जगहों पे डाल देते हैं। जब जब ये गिरते हैं तब तब वेस्ट को भी लेके निकल जाते हैं। तो प्लांट में बेसिकली देखो बहुत ज़्यादा वेस्ट बनता भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हमारे जैसा है नहीं। तो इनके फिर इसी तरीके से दे आर समहाउ मैनेजिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई वेस्ट जनरेट हो भी नहीं रहा है ना। तो इस तरीके से प्लांट अपना एक्सक्रीशन करते हैं। अब आप ध्यान रखना कि ये जो एक्सक्रीशन वाला पोर्शन है, इट्स क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, हीमोडायलिसिस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को पढ़िए। और इसके साथ में आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म हो रहा है। एक्सक्रीशन टॉपिक एंड्स राइट हियर, एंड विथ एक्सक्रीशन टॉपिक योर चैप्टर इज़ ऑल्सो एंडिंग। अब आप ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ो, सीरियसली देखो इसमें क्या क्या, मतलब बहुत देखो, अपने आप में आप जानते हो लाइफ प्रोसेस कितना लंबा है। न्यूट्रिशन पढ़ा, उसमें कितने सारे आपने न्यूट्रिशन की डिटेल्स पढ़ी हो, तो थैंक गॉड एक्सक्रीशन में बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मैंने तो फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आपको समझाया, बट आपकी बुक में तो कुछ भी नहीं है, 2 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं और एक हीमोडायलिसिस का है ना, और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का एक छोटा सा पॉइंट है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत लंबा दे रखा है, रेस्पिरेशन, मतलब कंटेंट बहुत है लर्न करने के लिए इस चैप्टर में आपको। तो प्लीज़ चूकना मत, बहुत ध्यान से पढ़ो इस चैप्टर को, सो दैट क्योंकि मेन आपके जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो यही आएंगे। एक चैप्टर ही कितने जाने कितने चैप्टरों के बराबर है ना। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, ध्यान से एक एक लाइन NCERT की देख के पढ़िएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम तो हैं ही, वीडियोस देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको अब NTSC के जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व कराऊंगी इस पोर्शन के, एक्सक्रीशन के पोर्शन के, ताकि आप NTSC के लिए भी अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, ऑन दिस नोट इट्स अ गुड बाय, यू ऑल टेक केयर।